क्या सचमुच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर पिछले 10 वर्षों में पूरी तरह बदल गई है? क्या कभी पलायन, अपराध और भय की पहचान रहा शामली आज विकास, एक्सप्रेसवे और उद्योग का नया केंद्र बन चुका है? क्या कानून व्यवस्था में बदलाव ने लोगों का भरोसा लौटाया है? और आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इतना बड़ा राजनीतिक हमला क्यों बोला? शामली की धरती से मुख्यमंत्री ने एक तरफ 581 करोड़ रुपए से अधिक की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए कहा कि जिन्ना के उपासक डेमोग्राफी बदल रहे थे, इसलिए कैराना और कांधला से पलायन हुआ। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। सरकार की कार्यशैली की तुलना पुरानी सरकारों से की। चीनी मिलों से लेकर गन्ना किसानों तक, एक्सप्रेसवे से लेकर रोजगार तक और 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश का विजन भी सामने रखा। तो आइए जानते हैं आखिर शामली की इस रैली में मुख्यमंत्री योगी ने क्या क्या कहा और क्यों यह भाषण राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शामली, कैराना और थाना भवन विधानसभा क्षेत्रों के लिए 581 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आधारभूत ढांचा और जन सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। लेकिन विकास परियोजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री का पूरा भाषण राजनीतिक संदेशों से भी भरपूर रहा। जिन्ना के उपासक डेमोग्राफी बदल रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पहले कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी कारण कैराना और कांधला जैसे क्षेत्रों से लोगों का पलायन हुआ, व्यापार प्रभावित हुआ और आम नागरिकों में भय का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो समाज को जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व विकास की जगह लूट खसोट, असुरक्षा और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब शामली का नाम आते ही लोगों के मन में अपराध, भय और पलायन की तस्वीर उभरती थी। उन्होंने कहा कि आज वही शामली गन्ने की मिठास, बेहतर कानून व्यवस्था और तेज विकास के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में कानून व्यवस्था मजबूत होने के कारण व्यापारियों, किसानों और आम लोगों का भरोसा वापस लौटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शामली 3 बड़े एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, इन तीनों परियोजनाओं से शामली उत्तर भारत का महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही इंफ्रास्ट्रक्चर शामली को एनसीआर के सबसे विकसित और समृद्ध जिलों में शामिल करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 750 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना आगे चलकर सिलीगुड़ी तक बेहतर संपर्क स्थापित करेगी, जिससे व्यापार, उद्योग और परिवहन को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क के कारण शामली से अंबाला, पानीपत और अन्य प्रमुख शहरों तक आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय शामली बिजली संकट से जूझता था। आज यहां 400 केवी विद्युत स्टेशन स्थापित हो चुका है, जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को मजबूत बना रहा है। उन्होंने कोरोना काल का उल्लेख करते हुए कहा कि आज शामली के अस्पतालों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग इलाज के लिए पहुंचे, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में आए बदलाव का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2007 से 2017 के बीच प्रदेश में 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 मिलों को औने पौने दाम पर बेच दिया गया, लेकिन 2017 के बाद सरकार ने बंद मिलों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री के अनुसार आज प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है और गन्ने का मूल्य लगभग 400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज चीनी उत्पादन में नंबर 1, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 और एथेनॉल उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बन चुका है। नौकरी और रोजगार पर सरकार का दावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का क्षेत्र या राजनीतिक भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि पहले कुछ क्षेत्रों तक ही नौकरियां सीमित रहती थी, लेकिन अब शामली, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी समान अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस परियोजना से लगभग 8,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और अनुशासन का पर्व है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान माहौल खराब करने या उपद्रव फैलाने का प्रयास करे तो उसे तत्काल यात्रा से बाहर कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विरोधी ताकतें छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ाकर धार्मिक आयोजनों को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, इसलिए सभी श्रद्धालुओं को संयम और अनुशासन बनाए रखना होगा। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें देर से काम शुरू करती थीं और जनता के लिए समय नहीं निकालती थीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सुबह 4 बजे से काम शुरू करती है और पूरे दिन प्रदेश के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान में लगी रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मंत्र है चरेवेती यानी निरंतर आगे बढ़ते रहना। शामली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख। मुख्यमंत्री ने कहा कि शामली और कैराना केवल विकास की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, हनुमान टीला, 1857 की क्रांति और कैराना घराने की शास्त्रीय संगीत परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र देश की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कार्यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने विधायक प्रसन्न चौधरी के स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए कहा कि पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद वे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं थाना भवन में विधायक अरशद अली के स्वास्थ्य की जानकारी भी मंच से साझा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो कुल मिलाकर शामली की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन ही नहीं किया बल्कि कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों, एक्सप्रेसवे, रोजगार, धार्मिक आयोजन और विपक्ष की राजनीति हर मुद्दे पर अपना पक्ष खोल कर रखा। एक तरफ 581 करोड़ रुपए से अधिक की 89 परियोजनाओं की सौगात, दूसरी तरफ डेमोग्राफी, पलायन, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर तीखे राजनीतिक संदेश। अब इन घोषणाओं और दावों का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और जनता के बीच कितना दिखाई देता है, ये आने वाला समय तय करेगा। आज बिजनौर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उन्हीं बातों को लेकर के आज मुझे बिजनौर में 1,000 करोड़ रुपए की मात्र 2 विधानसभाओं की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों में बड़ा पूर्ण आया था और उस समय मैंने बुरहानपुर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और वहां पर मुझे लगभग 3,000 उन पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापितों को उनके जमीन के पट्टे उनको उपलब्ध करवाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, जो लोग लगभग 8 दशक से इंतजार कर रहे थे। 8 दशक से जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। देश का विभाजन कांग्रेस के पाप के कारण हुआ, लेकिन खामियाजा इन सिख बंदों ने भुगता था। इन सिख बंदों ने भुगता था। पंजाब से आने वाले इन बंदों ने भुगता था। बांग्लादेश से आने वाले इन बंदों ने भुगता था। आज भी आप देखते होंगे बांग्लादेश में क्या पाप होता है। वहां पर दलित मारा जाता है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल के पाप के कारण ये हत्याएं हो रही हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय देश के अंदर 2
ऐसे महापुरुष थे जो उस समय दलितों की आवाज बन करके देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देते थे। एक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा नाम था श्री योगेंद्र नाथ मंडल का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदैव भारत के अंदर भारत की आजादी के लिए ब्रिटिशर के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी किए थे, लगातार लड़ते रहे। योगेंद्र नाथ मंडल भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया, लेकिन जब देश की आजादी नजदीक आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजबूती के साथ देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के बहकावे में आ गए। यह देश आजाद होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के न्याय और कानून मंत्री बनते हैं। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले जाते हैं, वे पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। परिणाम क्या? देश का विभाजन होता है। विभाजन के बाद भी हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता है। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्र नाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए पूज्य हो गए।